किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं? जी मैम। चलो अब देखो, आज शुरू करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपको सबसे पहले क्या पूछ सकते हैं? उद्देश्य पूछ सकते हैं। देखो, फसल बीमा, फसल सुरक्षा बहुत जरूरी है भारत के अंदर, क्योंकि देखो किसान, अपन सोचते हैं कि कंपटीशन टफ है, कंपटीशन से भी ज्यादा टफ पता है क्या है? किसानी है। किसान की के लिए तो बहुत अनसर्टेनिटी है। मान लो उसने बिजाई कर दी, बारिश नहीं आई, सब कुछ खत्म। उसकी फसल खड़ी है, बिन मौसम बरसात आ गई, सब कुछ खत्म। तो फसल बीमा योजना जो है वो प्राकृतिक आपदाओं से और कीटों से, बीमारियों के कारण जो फसल को नुकसान हो रहा है, उसके लिए किसान को सुरक्षा आवरण है। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है इसके उद्देश्य में, जब भी वो आपसे पूछेंगे सेकंड ग्रेड में कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है, तो जितनी भी प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा समझते हो? भारी वर्षा, सूखा, बाढ़, इनकी स्थिति, कीटों और बीमारियों के कारण, ये भी ऐड है। फसल के नुकसान के प्रति किसानों के लिए क्या है? सुरक्षा आवरण। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो लिख देना कि केवल प्राकृतिक आपदाओं से ये फसल को बचाती है, या किसानों के लिए सुरक्षा आवरण है केवल प्राकृतिक आपदाओं से। तो केवल प्राकृतिक आपदाओं वाला स्टेटमेंट सही होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा के साथ साथ कीट और बीमारी, उसके कारण उससे भी जो नुकसान हो रहा है फसल को, उससे भी किसान की ये क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। ठीक। पहला उद्देश्य अच्छे से याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं एक एक स्कीम कराऊंगी, जो जो किस कृषि और किसान कल्याण की वेबसाइट पे पढ़ा है ना, वो सब कुछ पढ़ा दूंगी छोटा करके, और याद भी करा दूंगी। आपको तसल्ली से सुनना है एकदम। फिर देखो, कृषक नामांकन के मामले में ये बहुत बड़ी बात है कि किसानों के नामांकन के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा फसल कार्यक्रम है। ये आरएस मेंस 2023 में 10 नंबर में आई थी। गुस्सा भी बहुत आया था, पर इसलिए ये फिर से पूछेंगे। प्रीमियम के मामले में तीसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है ये भी याद रखना है। बुवाई के पहले से लेकर कटाई के बाद के चरणों तक ये व्यापक जोखिम को कवर करती है। तो आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? इसमें दो चीजें स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी ध्यान रखनी है। पहला, ये केवल प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा नहीं देती, ये कीटों और बीमारियों के कारण भी जो फसल को नुकसान हो रहा है ना, उसके प्रति भी किसान को सुरक्षा आवरण देगी। दूसरा, ये बुवाई से पहले और कटाई के बाद तक सारे जोखिम को क्या करेगी? कवर करेगी। तो अब मैं आपसे जो जो क्वेश्चन पूछूं, उसका या तो रिटर्न में आंसर दे देना या बोल के बता देना, जो भी हो। लिख के बताओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि फिर सबकी आवाज ओवरलैप होती है। तो अगर आपको सिंपल पूछे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य केवल प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल के नुकसान के प्रति किसानों के लिए सुरक्षा आवरण है, फॉल्स, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ कीटों और बीमारियों से भी है। फिर अगर आपको ये कहे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल बुआई के पहले ही व्यापक जोखिम को कवर करती है, तो बुआई के पहले नहीं, बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक। ठीक है, चलो अब देखो दूसरा पॉइंट पढ़ो। सरकार ने हाल ही में एक योजना को बढ़ावा दिया है। वो योजना क्या है? एसएचजी महिला है, उनको क्या देगी? वो ड्रोन देगी। मतलब सरकार जो महिला किसान है ना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है, उसको वो क्या देगी? ड्रोन देगी। अब कितने ड्रोन देगी? तो देखो 15,000 चयनित महिला जो है, जो महिला एसएचजी है, उनको ये ड्रोन देगी। तो सिंपल क्या दिमाग में रखना है कि सरकार ने अभी एक प्लान बनाया। सरकार ने कहा कि देखो, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को हम ड्रोन देंगे। उसके लिए कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप को चयनित किया जाएगा? 15,000। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि हाल ही में सरकार ने जो नई योजना की लॉन्च की है, उसमें एसएचजी, जो महिला एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको कितने ड्रोन देने का लक्ष्य रखा है? कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देने का लक्ष्य रखा है? तो 15,000। किसानों को कृषि कार्यों के लिए किराए पर सेवाएं प्रदान करना, जिसमें उर्वरक और कीटनाशकों के लिए आवेदन करना भी शामिल है। ड्रोन खरीदकर महिला एसएचजी ड्रोन लागत और उससे जुड़े आनुषंगिक व्यय का 80% जो अधिकतम 8 लाख हो सकता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, उसको हम सरकार के लिए ड्रोन लाने में मदद करेंगे। ऐसे कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप लेंगे हम? 15,000। इन 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को
जो भी ड्रोन चाहिए होगा, मान लो अगर उस ड्रोन में सरकार कैसे मदद करेगी, तो जो भी व्यय है उसका या तो 80% दे देगी या 8 लाख तक जो भी खर्चा आता है वो दे देगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर आओ अगला, अगला बहुत ज्यादा अनुषंगिक व्यय इंपॉर्टेंट क्या है। होता है मैम? हाँ, ये अनुषंगिक व्यय क्या होता है? ये किस प्रकार का व्यय है? एनेक्सिलरी एक्सपेंडिचर होता है, वो बताऊंगी बाद में, क्योंकि ये स्कीम है ना, इसका नाम ही नहीं डिसाइड किया है, इसलिए यहाँ पे डाउट है कि ये क्या पूछेंगे, पर एक बार लिख दिए कि अगर ठीक। मान लो ड्रिफ्ट हो जाए, जैसे कल का है ना कोच का पेपर देखना, सेकंड ग्रेड के हिसाब से उनका सिलेबस है, बहुत खतरनाक आई है इकोनॉमिक्स, और आई ये इसी जगह से है, इसलिए लिख दिया। ठीक। अब देखो, कृषि संधारणीय के एक समग्र सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि संधारणीयता एक के हटा देना बीच में से, एक समग्र सूचकांक। देखो कृषि संधारणीय क्या है, संधारणीयता का मतलब है कि बाहर जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ना, उसके अनुसार कृषि को लेकर क्या बनाया गया है, एक सूचकांक, इसको शॉर्ट में कहते हैं आईएएस। ये वो वाला आईएएस नहीं है। हाँ, मैं वो सॉल्व कराऊंगी सरला जी पेपर, जैसे आज मैंने एक पेपर डाला है, कल एक और पेपर डाल दूंगी मैं। 51 संकेतक शामिल है। पहली चीज याद रखनी है कि जो ये आईएएस है, कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक है, इसमें कितने संकेतक है, 51 संकेतक, पहला पहला फैक्ट याद रखना है। फिर ये याद रखना है कि इसको बनाया किसने, इसको बनाया है आईसीआर ने, जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है ना, आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने बनाया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा। अब ये जो आईएएस है, कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक, ये औसत अनुमानित मूल्यांक कितने आए हैं, पूरे भारत का एवरेज कितना आया है इसमें, 0.49 आया है, जो दर्शाता है कि भारतीय कृषि मध्यम रूप से संधारणीय है। अब मेरी बात गौर से सुनना, देखो संधारणीयता का मतलब है कि हम जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसकी उसको हमारी खेती जो है, हमारी कृषि जो है, वो कितना झेल सकती है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि संधारणीय का मतलब क्या है। संधारणीय का मतलब ये है कि भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, उसे हमारा खेत या हमारी खेती कितना झेल सकती है। या तो ऐसे हो कि एकदम ही खत्म हो जाए, या ऐसे हो कि बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा ले। तो इसके लिए उन्होंने 51 इंडिकेटर लिए, और बनाया किसने, आईसीआर ने। फिर उन्होंने एवरेज निकाला कि ऑल ओवर इंडिया अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो खेती कितना सरवाइव कर पाएगी। इन 51 संकेतों को पर देखा तो उनका मूल्यांक आया 0.49। तो समझ में आया कि हम मिड में हैं, ना तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा और ना ही हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, हम बीच के स्तर पर है। यहाँ तक सब समझ में आया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो सीधा फैक्ट से या फिर स्टेटमेंट बना के। फैक्ट का सिंगल क्वेश्चन बनेगा कि कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक को किसके द्वारा तैयार किया गया है, बताओ आंसर क्या होगा। ACR। आईसीआर। या ये पूछ सकते हैं कि आईसीआर द्वारा बनाए गए कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक में औसत अनुमानित मूल्यांक कितना है, तो औसत अनुमानित मूल्यांक कितना है, 0.49। 0.49 है, ये 0.49। 49। या ये पूछ सकते हैं कि कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक जो है वो 0.49 है, इससे क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य क्या है कि भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रति कितनी संधारणीय है, अति उच्च, उच्च, निम्न या मध्यम। मध्यम। मध्यम, समझ में आ गया। अब इन 51 संकेतकों में ये 3 संकेतक इकोनॉमिक सर्वे में लिख के दिए हैं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, मिट्टी पानी की गुणवत्ता, सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक, अब आगे चलो अगले पेज पे, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, सर प्लीज थोड़ा पीडीएफ को ऊपर करना। हाँ, अब देखो, राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य, मतलब जो आपका आईएएस सूचकांक है, उस सूचकांक में बढ़िया परफॉर्मेंस किसने दिया है, मतलब जलवायु परिवर्तन होने पर भी कौन सी ऐसे भारत के राज्य है जहां पे ज्यादा कृषि में फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो वो कौन कौन से हैं, मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और उत्तराखंड है। याद नहीं करना, पढ़ के छोड़ना है। नीचे वाली लाइन बड़ी काम की है। नीचे वाली लाइन क्या कहती है, ठीक इसके उल्टा, ठीक इसके उल्टा शुष्क जलवायु वाले राज्य राजस्थान में सबसे कम संधारणीय कृषि पद्धतियां हैं। मतलब अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो कहाँ पे खेती बचेगी ही नहीं, कहाँ लोग सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे एग्रीकल्चर पर, कौन सी जगह है वो,
राजस्थान। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये संकेतक सेकंड ग्रेड में पूछ सकते हैं। अब मैं फिर से रिपीट करूं, एक बार और बताऊं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। यस मैम। अगर आपको स्टेटमेंट में पूछे कि कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक नाबार्ड द्वारा बनाया गया है, क्या होगा आंसर, ट्रू या आई कार फॉल्स? द्वारा। आई कार। हाँ, आईसीआर द्वारा, मेरी ठीक है। कार। हाँ, आईसीआर द्वारा, ठीक है। अगर आपको ये पूछे कि कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक में 50 संकेतकों को शामिल किया गया है। 51। हाँ, अगर आपको ये कहे कि कृषि संधारणीय सूचकांक शुष्क जलवायु वाले राज्य राजस्थान में सबसे अधिक संधारणीय कृषि पद्धतियां बताता है, कम। सबसे कम, यानी कि सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होने वाला है? राजस्थान। राजस्थान में। अगर आपको ये कहे कृषि संधारणीय समग्र सूचकांक के औसत के अनुसार भारतीय कृषि अत्यधिक रूप से संधारणीय है, नहीं, मध्यम। बिल्कुल। अब आ जाओ, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 9 मिशनों में से एक माना गया है। अब देखो, इसको मैं सेपरेट भी पढ़ाऊंगी आपको, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन, सॉरी, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन क्यों पढ़ाऊंगी सेपरेट, क्योंकि आज जब मैं ये नोट्स बना रही थी आपके लिए, तो मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी और वेबसाइट पढ़ रही थी, तब उसमें बहुत एक पूरा चैप्टर राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन पर है। तो पहले तो समझ लो जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन। 1 मिनट आ रही हूं मैं। हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट साइड। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। अभी 3 जुलाई को एक पेपर हुआ था, पीटीआई का पेपर हुआ था, उसका सेम सिलेबस है आप वाले से, शायद सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। उस पेपर को आपको डाउनलोड करना है, या हम कल डाल देंगे वो पेपर, सेम डिटो उसी लोकेशन पर उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा आप वाले में। जैसे राजस्थान के करंट के कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, मतलब आपको एक मॉडल पेपर के तौर पे जो 3 जुलाई वाला पेपर है वो सोल्व करना है, ठीक है ना? मतलब वो का वही पैटर्न रहेगा, सेम है ना? शायद सिलेबस सेम है ना उसका, एक बार शायद किसी ने देखा हो तो। सेम है सर। क्योंकि उसमें भी राजस्थान का करंट है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो आपने जो करंट पढ़ा है, क्या वो आप सही पढ़ रहे हो या गलत पढ़ रहे हो, तो उसका आप मूल्यांकन कर सकते हो, ठीक है ना? तो अभी मैं या तो मैं डाल दूंगा पेपर, तो आप उसमें है ना करंट के क्वेश्चन अलग से सोल्व करना 10, कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना? और किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछे गए, एक तो वो देखना है। दूसरी चीज, जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका सिलेबस भी सेम है, ठीक है ना? जो भी आप मैटर यहाँ पढ़ रहे हो, 2 फाइल अपलोड कर दी, 2 और करेंगे, छोटी छोटी फाइलें, ज्यादा पेज की नहीं है, 4 4 5 5 पेज की। इसमें जितने फैक्ट है, उस पेपर को देखने के बाद आपको एनालिसिस करना है, क्या मेरे वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे या मुझे कितना और पढ़ना है ना? तो आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि एक तरह से ये मतलब प्री बोर्ड हो गया आपका, कि वो पेपर। हाँ, तो सॉरी, कुछ वो था ना, कुछ जरूरी काम आ गया था, वापस आ गई मैं। हाँ, अब देखो, हाँ, राष्ट्रीय कोई बात सतत नहीं, चलो कृषि, थैंक यू। राष्ट्रीय सतत स्टार्ट कृषि करो। मिशन जो है ना, उसको हम बहुत अच्छे से करेंगे। और अभी फिलहाल जो इन्होंने 9 मिशन दिए हैं उसको अपन को करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में कौन सा मिशन शामिल नहीं है, ठीक है? तो देखो, अब राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, उसमें 9 मिशन में कौन कौन सा शामिल है? तो पहला है
कि जल दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, नहीं सॉरी, इनमें से 9 मिशन है। इन 9 मिशन में कौन कौन से मिशन शामिल है ये जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगी ना, ये पूरी स्कीम, तब बताऊंगी। अब देखो, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत है ना पूरी एक रणनीति बनाई गई है। वो रणनीति भी पता होनी चाहिए कि क्या क्या काम करेंगे हम, ताकि जलवायु परिवर्तन से हमारी कृषि को नुकसान नहीं पहुंचे, है ना। तो देखो, पहला है जल दक्षता को बढ़ाना। ये समझने की बात है, रटने की बात नहीं है। ये समझने की बात है। कैसे समझने की बात है कि जल दक्षता को बढ़ाओ। जल दक्षता यानी कि पानी, एक आप पाइप से पानी दो फसल को, और एक आप बूंद बूंद दो, तो बूंद बूंद देने से पानी मिल भी जाएगा फसल को, जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, और आपका पानी वेस्ट भी नहीं जाएगा, तो वाटर एफिशिएंसी बढ़ गई ना। तो जल दक्षता को बढ़ाना। मिट्टी के अंदर, मिट्टी की जो हेल्थ है, मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्वों का प्रबंधन करना। भाई मिट्टी के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मिट्टी के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है कि देखो मिट्टी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मिट्टी को कितना पोषक तत्व चाहिए ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद फसल बीमा प्रदान करना। क्या भारत सरकार फसल बीमा प्रदान कर रही है? बिल्कुल। प्राकृतिक आपदाओं से कर रही है, कीटों से कर रही है, बीमारियों से कर रही है, बुवाई के पहले चरण में, बुवाई से पहले कर रही है, और कटाई के बाद तक कर रही है। फिर देखो, ऋण सहायता प्रदान करना। बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा वो ऋण सहायता भी दे रही है। मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना। अब देखो, मूल्य श्रृंखलाएं क्या है? मूल्य श्रृंखलाओं का मतलब है कि किसान को जिस जिस जगह पर दिक्कत आ रही है पैसे की, उस जगह पे उसको पैसा दे दो, तो पूरी जो है सीरीज बन जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक किसान को कोई भी प्रकार का फाइनेंस का प्रॉब्लम ना हो। फिर देखो, कृषि परामर्श प्रदान करना। जिस जिस जगह पे जरूरत है वहां पे कृषि को परामर्श प्रदान करना। जहां जहां जरूरत है, दूरदर्शन पे चैनल चलता रहता है, वहां पे कृषि परामर्श आता है। कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैकेनाइज्ड हो जाए कृषि, ताकि अमेरिका और की तरह हम भी बहुत ज्यादा क्या कर जाए, प्रोडक्शन में ग्रोथ कर जाए। फिर देखो, कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन करना। बिल्कुल सही है कि जो खेती करने के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसको भी ढंग से मैनेज करना है। फिर देखो वो क्या कह रहा है, जलवायु रोधी किस्मों का विकास, पशुधन और मछली पालन पर भी ये जोर देता है। देखो ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुधन और मछली पालन, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पढ़ते हैं ना, तो अगर मान लो रिवीजन नहीं हुए मल्टीपल टाइम, तो वहां आपको क्या लगेगा कि यार पशुधन और मछली पालन का क्या ही संबंध है सतत कृषि मिशन से। तो अगर वो लिख देगा ना स्टेटमेंट कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में पशुधन और मछली पालन पर भी जोर दिया गया है, तो आप अपना अति कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे और इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर जाएंगे। पर वहां ध्यान रखना है कि पशुधन और मछली पालन पर भी क्या देना है, जोर देना है। तो यहां तक समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंदर जो जलवायु अनुकूलन रणनीति है उसमें क्या शामिल है, और अगर वो लिख दे पशुधन मछली पालन पर जोर देना शामिल है, कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना शामिल है, और कृषि अपशिष्ट का प्रबंधन करना शामिल है, या उपरोक्त सभी, क्या आंसर करके आओगे? ऑल सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जो इसके नीचे लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी और ये नोट्स बना रही थी आपके लिए, तब उसमें बार बार आ रहा था, और ये चीज मैंने सर से सीखी है कि जो चीज बार बार दिख रही हो मतलब वो आएगी, जो वेबसाइट पे दिख रही है। तो देखो, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015 में 2 योजनाएं बनाई है। पहली है परंपरागत कृषि विकास योजना, और दूसरी है स्पेशली पूर्वोत्तर के लिए, ये बहुत ज्यादा वेबसाइट पे चल रही है अभी, पूर्वोत्तर के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, ये योजना। और याद हो तो मैंने जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रही थी फर्स्ट ग्रेड के लिए, तब आपको मैंने बताया था कि मछली पालन को लेकर सिक्किम का पहला कुछ बना था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो चीज याद रखना। वैसे मैं करंट से अपडेट कर दूंगी। कल जो लास्ट आपको कृषि की जो पीडीएफ मिलेगी वो करंट से भी अपडेटेड होगी, वो बजट से भी अपडेटेड होगी। हाँ, जो मत्स्य का क्लस्टर था ना, वो याद रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू करी है, तो परंपरागत कृषि विकास योजना लगा के आओगे या जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, बताओ। या ऐसे पूछ ले, जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन का संबंध किससे है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती से, पूरे भारत में जैविक खेती से, हाँ जैविक से पूर्वोत्तर में। तो यहाँ तक समझ में आया? अब पेज पलटो। अब देखो, भारत में कृषि वृद्धि और विकास,
नीचे लिखा हुआ है, मैंने रिपोर्ट 2024-25 जो वेबसाइट पे है उसी से पढ़ के दिया है आपको। तो पहली उसमें बात जो क्वेश्चन बनने वाली थी वो मुझे क्या लगी कि कृषि क्षेत्र जो कि वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी में कितना योगदान देता है, 16%। मतलब अगर भारत में 100 रुपए बन रहे हैं अर्थव्यवस्था में, कितने रुपए बन रहे हैं भारत में अर्थव्यवस्था में? 100। अगर भारत की जीडीपी 100 है तो 16 रुपए कहाँ से आ रहे हैं बताओ? कृषि से। अगर वर्ष 2024 में 100 रुपए का भारत का इनकम है, 100 रुपए का जीडीपी है, तो 16 रुपया कहाँ से आ रहा है? कृषि से। ये 16 रुपए लाने के लिए कितनी आबादी लगी हुई है? देखो 46.1%। मतलब बहुत ज्यादा आबादी लगने के बाद भी कितना सा पैसा मिल रहा है? छोड़ा सा, इतना सा, 16%। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कृषि पे दबाव बहुत है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप मैडम हमने बहुत पढ़ाई करी थी फर्स्ट ग्रेड में, पर हमसे क्वेश्चन नहीं हुए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 46.1% आबादी जो है वो लगी हुई है, लेकिन आउटपुट कितना आया है? 16%। मतलब हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन पेपर में हमसे क्वेश्चन कितने सही हुए? 25 से 28। तो ये वही सिनेरियो। देखो मैं आलोचना नहीं कर रही, मैं याद कराने के लिए आपको बता रही हूँ। फिर देखो जीवीए। अब अभी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड पे देखते हैं, जीवीए सकल मूल्य वर्धन पर देखते हैं। तो सकल मूल्य वर्धन पर अगर हम 2023-24 में देखें तो कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? 17.7। तो ध्यान से पढ़ना कि वो आपको जीडीपी पे पूछ रहा है या जीवीए पे पूछ रहा है। अगर जीवीए पे 2023-24 का पूछे तो अगर जीवीए पर भारत सरकार ने 2023-24 में 100 रुपए कमाए हैं तो उसमें से 17.7% कहाँ से आए हैं? कृषि से। और 16% जीडीपी का किसमें योगदान है? भारत की जीडीपी में 16% कौन देता है? कृषि क्षेत्र। वित्त वर्ष 2000। अब आप कहोगे वहां पे 16% और यहाँ पे 17.7% कैसे? क्योंकि जीवीए का जो मेथड है वो मेथड ही ऐसा है कि उसमें प्लस होकर आती है चीज। अब अपन इसके अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि 2 महीने बाद एग्जाम देना है, तो हमें सटीक चीज पढ़नी है। अब कृषि और संबंध क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो फसल आती है, पशुपालन आता है, वन और वानिकी आता है, और मत्स्य। ये सब मिलकर क्या बनता है? कृषि और संबंध क्षेत्र। ठीक। फिर देखो उत्पादन। वर्ष 2023-24 में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन, टोटल कितना हमने अन्न खाने के लिए उपजाया है 2023-24 में? तो देखो ये कितना है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ये फैक्ट याद रखना। 11 का पढ़ा आता है ना, 11 दुनिया 11 2 सा 22, 11 3 सा 33, 33-22 बस लाख टन, जो कि पिछले साल से क्या आया है? पिछले साल से ज्यादा है। देखो प्लस का साइन है, मतलब क्या है? वो पिछले साल से। और कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा है। बस यही छोड़ दो, इसको रटने की कोशिश मत करना। ठीक। फिर यहां तक सब समझ में आया? अब एक चीज बताओ, पहली चीज ये बताओ कि 2023-24 के जीवीए में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? 17.7%। हाँ 17.7। फिर मैंने आपको कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में कितना बताया है? 33-22 लाख। और खरीफ खाद्यान्न कितना बताया था मैंने? 1647। हाँ ये 1647 इकोनॉमिक सर्वे में यहीं से उठा के वहां लिखा हुआ है, इसी रिपोर्ट से उठा के वहां लिखा हुआ है, तो मैंने रिपीट नहीं किया। ठीक है। तो और मुझे बताओ सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक में मैं ना पीट दूंगी, ये पर्सनल मेंटरशिप है, यहाँ मैं मीठी बातें नहीं करूंगी आपसे। महाराष्ट्र है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, गलती करते ही मैं पकड़ लूंगी। हाँ उच्च सिंचाई कवरेज वाले राज्यों का क्रम लगाओ आरोही में। पंजाब, तमिलनाडु और पंजाब, कौन बोला हरियाणा, तमिलनाडु? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी। नहीं, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, यूपी। हाँ अब चलो आगे चलते हैं। सर प्लीज थोड़ा पीडीएफ को ऊपर करना। अब हमें एमएसपी के बारे में पढ़ना है। एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब एमएसपी के बारे में आपको ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो याद रखना, और सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ भी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा 1965 में आई थी, ये याद रखना।
ठीक है। और ये कृषि मूल्य आयोग ने बताया था कि भाई किसानों को सपोर्ट करने के लिए आपको एमएसपी जारी करना चाहिए। टोटल 23 फसलों के लिए जारी होता है, लेकिन आपको 22+1 याद रखना है। 22 फसलों प्लस एक गन्ना के लिए एमएसपी को एफआरपी कहते हैं। क्या कहते हैं गन्ना के लिए एमएसपी को? FRP। एफआरपी। अब इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे बोलते हैं CACP। क्या बोलते हैं? CACP। अब ये जो 22 फसलें हैं ना, इन 22 फसलें में भी अंदर आपको बायफर्केशन याद रखना है। 14 तो इसमें खरीफ की है। 14 कितनी है इसमें? खरीफ की। और 6 रबी की। और ये सेकंड ग्रेड में ही एक बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ऐसा ही क्वेश्चन आया था, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि पिछले पेपर सॉल्व करती हूँ ना मैं, तो सेकंड ग्रेड के ही एग्जाम में पूछा गया था कि भाई एमएसपी जो है वो कितनी फसलों पे जारी होता है, खरीफ की कितनी है, रबी की कितनी है, स्टेटमेंट बना के वो क्वेश्चन दिया गया था। अब मेरी बात गौर से सुनना, किसान को अपनी उपज का सही मूल्य मिले, इसलिए सरकार अपनी तरफ से उन्हें क्या देती है? एमएसपी पर खरीद करवाती है। ये एमएसपी की अवधारणा सबसे पहले कौन से साल में बाहर आई थी बताओ? सितंबर 2023। एमएसपी सितंबर 2023? तो मिक्सिंग 1965। 1965 वो किसान सितंबर 2023 किसान ऋण पोर्टल है। कौन है ये? कौन है ये? किसने बोला? मुझे बताओ तो सही, उसको सही तो करूं मैं। मैम मैंने बोलना है। मैंने मतलब निशा नाम? निशा। निशा 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 ध्यान रख, वो है ना किसान ऋण पोर्टल है, सितंबर 2023। ठीक है, डांटूंगी नहीं मैं, सुधारूंगी। सुधारने से काम होता है, वहां पे बेहोश नहीं रहना है। तो एमएसपी 1965 में कृषि मूल्य आयोग ने शुरू किया था। कितनी फसलों के लिए जारी होता है? मैं 22 फसलों के लिए। 22। एक गन्ने के लिए एक गन्ना, गन्ना के लिए एमएसपी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एफआरपी। एफआरपी। मैम एक गन्ना से क्या मतलब है? एक गन्ने की फसल या एक गन्ना? नहीं, 22 प्लस फर्स्ट एक लिखा है ना, उस एक को गन्ने की गन्ना फसल बोलते हैं, गन्ना की फसल बोलते हैं। अच्छा, एक को गन्ना की फसल बोलते हैं। हाँ, गन्ना के लिए अलग से, गन्ना के लिए अलग से आता है। ठीक है, अब ये जो 22 फसलें हैं, इसमें से खरीफ की कितनी शामिल है? 14। और रबी की कितनी है? 6। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन सुनो, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको बना के दे कि एमएसपी कुल 22 फसलों के लिए जारी होता है, जिसमें से 6 खरीफ की और 14 रबी की है। ट्रू है। ट्रू है? गलत फॉल्स है। है। 14 खरीफ की है और 6 रबी की है, उल्टा कर दिया। अगर आपको ये कहे कि एमएसपी सबसे पहले 1965 में कृषि मूल्य आयोग द्वारा लाई गई अवधारणा थी। सही है। अगर आपको ऐसे पूछ ले वर्तमान में एमएसपी की गणना कौन करता है, तो वर्तमान में एमएसपी की गणना कौन करता है? CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग। अब आ जाओ अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है कृषि अवसंरचना कोष। और इस पे सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे अगर क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट का आएगा। तो कृषि अवसंरचना कोष 2020, यही लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। देखो, अवसंरचना के अंतर को कम करेगा और कृषि में वित्त को बढ़ाएगा। अब इसको समझो, अवसंरचना का मतलब समझते हो क्या होता है? अवसंरचना का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी काम शुरू करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज पढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? एक अच्छी बुक चाहिए, अच्छा नोट्स चाहिए, और एक बढ़िया टीचर चाहिए, और एक टेस्ट सीरीज चाहिए, और एक मेंटरशिप चाहिए जो आपको बता सके कि क्या क्या करना है। तो ये आपका पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। पढ़ने के लिए क्या हो गया? ये इंफ्रास्ट्रक्चर। और सुनो, अगर आज आपको किचन में काम करना है, तो किचन में काम करते वक्त आपको क्या क्या चाहिए? गैस चाहिए, और गैस का टंकी चाहिए, और क्या चाहिए होता है किचन में? चिमनी चाहिए। हाँ, काम करने की इच्छा भी थी। हाँ, और तो ये सब कुछ चाहिए ना। मतलब अगर आपको किचन में काम करना है तो किचन के अप्लायंसेस चाहिए आपको, और आपको ये सब चीजें चाहिए होगी। तो अवसंरचना का मतलब कि कुछ भी काम करने के लिए जो चीजें चाहिए होंगी वो अवसंरचना में जाएगी। अब कृषि अवसंरचना का मतलब आपको खेती करनी है, आपको मोटर का कनेक्शन चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको उर्वरक चाहिए, आपको थ्रेशर चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो कृषि अवसंरचना कोष से मतलब ये है कि खेती करने के लिए जो भी सामान चाहिएगा, उसके लिए हम कृषि अवसंरचना कोष ला रहे हैं। देखो एक बात बताओ, बड़ा जमींदार किसान होगा, उसके पास कितने ट्रैक्टर होंगे, है ना? और छोटा सीमांत किसान होगा, वो तो मोए मोए करेगा कि यार मेरे पास ट्रैक्टर ही नहीं है, मेरी जुताई कैसे होगी।
तो दोनों के बीच में किस चीज का अंतर है? अवसंरचना का अंतर है या किसी और चीज का अंतर है? बताओ। अवसंरचना को अवसंरचना का अंतर है। अगर मान लो किसी के पास ये वाली पीडीएफ है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ और किसी के पास नहीं है, तो वो तो रेगुलर वही लक्ष्य का पढ़ेगा। तो किस चीज का अंतर हो गया इस बार सेकंड ग्रेड में? बताओ। बस मैं यही सिंपल तरीके से यही समझाना चाह रही हूँ। अवसंरचना का मतलब वो चीजें जिसकी मदद से आप आगे बढ़ोगे, और अगर वो किसी के पास नहीं है तो इसका मतलब दोनों की ग्रोथ क्या नहीं होगी? बराबर नहीं होगी। अब वो चीजें क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चीज चाहिए तो क्या खर्च होता है? पैसा। यानी कि पैसा नहीं है। तो देखो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो किसान है उनके बीच में अवसंरचना के अंतर को क्या करना है? कम करना। कम करना है। और कृषि में किसको बढ़ाना है? वित्त को, लक्ष्मी मैया को बढ़ाना है, पैसे को बढ़ाना है। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज देखो, इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज में लॉन्च किया था। ये लाइन स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनेगी। इसे कौन से पैकेज में लॉन्च किया था? आत्मनिर्भर भारत पैकेज में। और ये कैसा लोन देती है? ये देती है मध्यम अवधि का ऋण। कौन सा ऋण देती है ये? मध्यम दीर्घ अवधि का ऋण देती है ये। इंग्लिश में यही शब्द इस्तेमाल किया गया है, मीडियम लॉन्ग टर्म डेप्ट, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद कर दिया है मध्यम दीर्घ अवधि ऋण देता। तो अगर आपको ये कहे कि कृषि अवसंरचना कोष लघु अवधि के ऋण देती है, तो क्या वो स्टेटमेंट सही होगा? रॉन्ग होगा। लघु अवधिकरण मतलब कि वो 6 महीने साल भर के लिए पैसा नहीं देगी। वो पैसा कितने के लिए लेगी? 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए देगी। ठीक है। फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक खेती परियोजनाओं के लिए मध्यम अवधिकरण वित्त पोषण प्रदान करती है। तो वो क्या कह रहा है कि ये पैसा क्यों दे रही है? ये कह रही है कि भाई फसल कटाई के बाद जो भी फसल को मैनेज करना है और जो भी सामुदायिक खेती की परियोजना है उसके लिए ये मध्यम अवधि का क्या देगी? आपको ऋण देगी। ठीक है। फिर देखो इसमें कितने पैसे हैं। तो 2020-21 से 2025-26 के बीच में इसमें कितने पैसे हैं? 1 लाख करोड़। कितने हैं इसके अंदर पैसे? ये भी पूछेंगे कितना है। 1 लाख करोड़। अब इसकी अवधि जो है ना, इस पूरी योजना की अवधि, वो कब से कब तक है? 2020-21 से 25-26। हाँ, नीचे देखो 32-33 तक है। कब तक है ये? 32-33 तक है। तो आपको सिंपली क्या क्या चीजें याद रखनी है, पहले वो सुनो मेरे मुंह से और फिर मुझे सारी रिपीट करोगे। आपको कृषि अवसंरचना कोष बनाया सरकार ने। क्यों बनाया? क्योंकि सरकार को पता था कि जो किसान है, बड़े, छोटे और सीमांत, उन सबके बीच में पैसों के कारण अवसंरचना के अंतर पैदा हो गए हैं। तो उन्होंने कहा सीधी बात है, हम कृषि में वित्त को बढ़ाएंगे और अवसंरचना के अंतर को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और ये चीज उन्होंने कब लॉन्च की? 2020 में लॉन्च की, 2020 में लॉन्च की और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च की। और उन्होंने ये कहा कि हम छोटी अवधि का ऋण नहीं देंगे, हम मिड लॉन्ग टर्म का देंगे और दीर्घ अवधि का देंगे। और साथ में ये भी कहा कि हम फसल कटाई के बाद जितना भी उनको मैनेज करना होता है, देखो फसल कटने के बाद है ना, उसको स्टोर करना पड़ता है। मैं तो किसान नहीं हूँ तो मैं इतना तो नहीं बता सकती, पर मुझे इतनी समझ है कि इतनी फसल को पहले स्टोर करो, स्टोर करने के बाद उसको ट्रक में लोड करो और ट्रक में लोड करने के बाद उसे मंडी में बेचने जाओ। तो ये सारे काम में पैसा लगता है। तो कृषि अवसंरचना कोष किसान को ऋण देगा ताकि वो बड़ा सारा गोदाम बना सके और क्या खरीद सके? ट्रक खरीद सके, लोड कर सके, तो फसल कटाई के बाद प्रबंधन कर सके और सामुदायिक खेती परियोजनाओं के लिए पैसा देगा। अब इसमें कितने पैसे हैं? 2020-21 से लेके 25-26 तक, अब तक इसमें कितने पैसे हैं? अपन जीरो भी नहीं काउंट कर सकते। 1 लाख करोड़। और ये योजना कब तक चलेगी? 32-33 तक। अब एक बार बताओ, दिमाग में बैठ गई? है उस टाइप से है क्या? हाँ, रिको और है उस टाइप से है क्या? नहीं, रिको और है वैसा नहीं है। रिको और है वैसा नहीं है। बेसिकली ये एक गुल्लक है। कृषि अवसंरचना कोष क्या है? एक गुल्लक है जिसमें सरकार ने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं? 1 लाख करोड़। और कब तक ये पैसे वो देगी? 32-33। वेरी गुड। और क्यों देगी ये पैसे? किस लिए देगी ये पैसे? अवसंरचना के अंतर को कम करेगा और अवसंरचना कृषि के में अंतर वित्त को को कम कर बढ़ाएगा। सके। और अवसंरचना के अंतर को कम करने के लिए ये फसल कटाई के बाद जो भी आपको प्रबंधन करना है, सामुदायिक खेती की परियोजना है, उसके लिए ये पैसा छोटी अवधि का देगी या मध्यम दीर्घ अवधि का देगी? मध्यम। मतलब अब समझ में आ गया। बेसिकली जैसे मैं बताऊं, मैं बहुत नालायक हूँ,
मैं पैसा इकट्ठा क्यों करती हूँ? खर्च करने के लिए। अभी जैसे मान लो मुझे कुछ चीज पसंद आ गई, बड़ी महंगी है, तो मैं क्या करूंगी? एक गुल्लक में पैसे डालती रहूंगी। जैसे ही उतने पैसे आ गए, मैं सारा जाके वहां क्या कर दूंगी? खर्च कर दूंगी। तो ये वही है कि आप एक गुल्लक बनाओ दिवाली पे, उसमें 1 लाख करोड़ रुपए डालो, और जिस 32-33 तक आपको उस पैसे को क्या करना है? अवसंरचना के अंतर को कम करने के लिए क्या कर देना है? खर्च कर देना है, ताकि किसान क्या कर सके? ग्रो कर सके, ग्रो कर सके। अब समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पूछू तो बता दोगे, और भूलोगे तो नहीं? मैम हाँ, ये 2020 से 25-26 क्या है? 2020-21 से 25-26 तक इसमें पैसा 1 लाख करोड़ है, लेकिन ये इस पूरी योजना की अवधि 2020-21 से 2032-33 तक है। समझ में आई बात? हाँ ठीक है, ये रशीदा है, आवाज से समझ में आ जाती है मेरे कुछ कोई तो। हाँ चलो, अब क्वेश्चन सुनो और आंसर दो। ये बताओ, कृषि अवसंरचना कोष परियोजना की अवधि कितनी है? 20-21 से 32-33। 32-33। कृषि अवसंरचना कोष में वर्तमान में कितने पैसे हैं बताओ? 2025-26 1 लाख करोड़। ये कौन सा लोन देती है? छोटी अवधि का या मध्यम दीर्घ अवधि का? मध्यम दीर्घ। इसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च नहीं किया गया था। किया गया है। यह मुख्यतः अवसंरचना के अंतर को कम करती है और कृषि में वित्त को बढ़ाती है। यस, सही है। ठीक है, तो अब गलती नहीं करोगे ना? चलो आगे। अब देखो, एनबीएचएम इसका फुल फॉर्म है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। ठीक है, बी कीपिंग, बी बोलते ना, मधुमक्खी पालन पर है ये बी कीपिंग, और हनी मिशन, हनी मने शहद। ये भी किसके अधीन है? आत्म भारत अभियान पैकेज के अधीन निकाला गया था, और ये इसको बोलते हैं स्वीट रिवॉल्यूशन, मीठी क्रांति। कौन सी क्रांति है ये? मीठी क्रांति। और ये 500 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च की गई थी सिर्फ 3 साल के लिए। जिसका माइक ऑन है ना, वो थोड़ा माइक ऑफ कर लो अपना। तो ये 3 साल के लिए लॉन्च की गई थी, 2020-21 से 2022-23 के लिए। लेकिन 23-24 से 25-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अभी सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि स्वीट रिवॉल्यूशन का, मीठी क्रांति का संबंध है तो मधुमक्खी पालन और शहद से। किससे संबंध है? मधुमक्खी पालन। और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में, शायद तक पिछले से पिछले साल पूछा था स्वीट रिवॉल्यूशन। जब मैंने देखा था तब मुझे मजे आए थे। मैंने कहा हाँ, ये मैंने देखा था रिपोर्ट के अंदर। अब चलो आगे की तरफ। सर प्लीज थोड़ा ऊपर करना तो पीडीएफ को। पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम, जिसपे एग्जैक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अभी सर थोड़ा ऊपर कर देंगे। देखो, भारत में कृषि वृद्धि विकास पढ़ना मुश्किल नहीं है, याद करना मुश्किल नहीं है, समझ में आना चाहिए। अगर धीरे धीरे समझ में आ गया तो ये चीज क्या हो जाएगी? टिप्स पे हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो, कल मैंने पहले दिन थोड़ा पढ़ाया, दूसरे दिन थोड़ा पढ़ाया, आज मैं तुमको क्या पढ़ा रही हूँ? ज्यादा पढ़ा रही हूँ। क्या ऐसा है कि पिछला तुम भूल गए हो? नहीं मैम। और जब क्वेश्चन फ्रेम करके दूंगी ना इतनी लिमिटेड टॉपिक पर, टफ 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 टफ, तब वो भी पहचान जाओगे। प्रैक्टिस ही तो करनी है, और क्या करना है। अब आ जाओ, पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। सर वो दिखाइए। अब देखो, पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान सरकार ने क्यों लाया? इस पे सोचो। सबसे पहले तो इसलिए लाए क्योंकि देखो, किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले, और जो उपभोक्ता है उसको भी जो कीमत में उतार चढ़ाव आ रहा है ना, उससे परेशानी नहीं हो। इसलिए पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आया। अभी सर करेंगे, ये प्रमुख योजनाओं पे ले आए। पहले मुझे आपको पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान बताना था। अभी आ जाएंगे। देखो क्या बात है, पेज नहीं आया क्या पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का? आ गया। पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। हाँ यही है। हाँ, तो पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसके 4 घटक है। सबसे पहले क्या याद रखोगे? इसके 4 घटक है। ठीक है, इसके 4 घटक याद होने चाहिए। देखो, पहला है मूल्य समर्थन। योजना को गोली मारो, मूल्य समर्थन। अब मूल्य समर्थन समझते हो क्या होता है? मान लो किसान ने जो चीज उपजाई है, उसका बाजार में प्राइस कम है। पैसा तो मिलना चाहिए। मान लो, हाँ, मूल्य समर्थन का मतलब समझो क्या है। मान लो किसान ने 12 रुपए की लागत लगा के एक आम बनाया है, लेकिन मार्केट सिर्फ उसे 8 रुपए पे वो आम खरीदता है।
तो किसान को 4 रुपए का क्या हुआ? घाटा। तो सरकार क्या करती है, इन बाहर वाले लोगों को बंद करती है। 12 रुपए का जो आम है किसान का, जो 12 रुपए की लागत पड़ी है, उसको वो 14 रुपए में खरीद लेती है। तो 2 रुपए का सरकार ने किसान को क्या दे दिया? समर्थन। तो मूल्य समर्थन योजना अभी हुआ भी है। अभी देखो आम है ना, सड़कों पे पड़े मिले हैं। अमेरिका ने लेने से इनकार कर दिया और इतने सस्ते हुए हैं, पहली बार आम, फलों के राजा की कद्र नहीं हुई है। गलियों में पूरे महाराष्ट्र में तो उलट दिया आम का ट्रक। बोले सड़े तो सड़े, हम क्या करें, ना तो ये बाजार में बिक सकता है अब, और ना अगर बिक भी गया तो इतना सस्ता बिकेगा कि हम क्या नहीं कर पाएंगे, घाटा ही नहीं कवर कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा ये सड़ जाए। तो मूल्य समर्थन है पहला भाग। क्या है इसका? मूल्य समर्थन। दूसरा भाग है मूल्य स्थिरीकरण कोष। अब मूल्य स्थिरीकरण कोष कैसे? देखो, अगर आपको किसान को मूल्य समर्थन देना है तो आपको पहले एक गुल्लक बनाना पड़ेगा जिसमें क्या डाले जा सके? पैसे। तभी आप सपोर्ट कर पाओगे, वरना आप कैसे सपोर्ट कर पाओगे? मान लो सरकार की जेब में 10 रुपए हैं, तो क्या वो 14 रुपए में किसान से आम खरीद सकता है क्या? बताओ। सरकार की खुद की जेब में 10 रुपए, तो क्या वो मूल्य समर्थन 14 रुपए का देकर किसान से आम खरीद सकता है? नहीं। तो वो कहते हैं मूल्य स्थिरीकरण क्या बनाना पड़ेगा? कोष बनाना पड़ेगा। अब देखो मूल्य घाटा भुगतान। अब जो घाटा हुआ है उसका किसान को घाटा लग रहा है, तो किसान को घाटा सरकार मूल्य समर्थन देके क्या करेगी? भुगतान करेगी। तो मूल्य घाटा भुगतान योजना। और चौथी बाजार हस्तक्षेप योजना। और बाजार में भी सरकार क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी। चौथा घटक आपको श्योरली पूछा जाएगा। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे। या तो वो ये पूछेंगे कि पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के कौन से घटक हैं या कौन से घटक नहीं है। तो देखो, दिमाग में रखो कि किसान को उसके उपज का सही मूल्य मिले और उपभोक्ता पर भी भार नहीं आए। दोनों का ध्यान रखा है सरकार ने अन्नदाता आय संरक्षण में। तो इसमें कितने घटक शामिल है, पहले ये बताओ? 4। पहला कौन सा है? मूल्य समर्थन। दूसरा कौन सा है? मूल्य स्थिरीकरण कोष। तीसरा कौन सा है? मूल्य घाटा भुगतान। चौथा कौन सा है? बाजार हस्तक्षेप। अब इसका उद्देश्य भी पूछ सकती है वो। तो उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य सिंपल है, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु। अब ये और वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्याज टमाटर है ना, दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें हैं। कभी तो प्याज आप देखा करो 200 रुपए किलो हो जाता है, और कभी 60 रुपए 50 रुपए में बिक जाता है। टमाटर कभी 200 रुपए किलो हो जाता है और कभी टमाटर 20-30 रुपए में गिरता है। तो जब 200 रुपए हो जाता है तो क्या टमाटर खरीदेगा क्या आम आदमी? नहीं, मेरे जैसा तो नहीं खरीदेगा। बोला नहीं, मुझे नहीं खाना टमाटर, 200 रुपए किलो का टमाटर मुझे नहीं पचता। तो इस नहीं हो। अरे मैं हूँ आम आदमी। नहीं हो। मैं अरे नहीं, मैं आम आदमी ही हूँ। बस लोगों को लगता है कि मैं आम आदमी नहीं हूँ। मैं हूँ प्योरली धरती से जुड़ा हुआ आम आदमी। तो उपभोक्ता के लिए जो आवश्यक वस्तुएं, यार प्याज टमाटर रोज चाहिए, आलू प्याज टमाटर घर में रोज चाहिए ना। तो अगर उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कौन सी स्कीम है? पीएम आशा अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो अगर इसका उद्देश्य पूछे और लिख दे कि केवल किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए ये योजना है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। दोनों चीजें हैं, किसानों को भी लाभकारी मूल्य दिलवाना है और उपभोक्ता को भी क्या करना है? संभालना है। अब देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको याद रखनी है, बाजार हस्तक्षेप योजना। ये जो बाजार हस्तक्षेप योजना है ना, ये क्यों लाई गई? जो पेरिशेबल फसलें हैं, जो खराब होने वाली बागवानी फसलें हैं, उनके लिए हैं। और वो कौन सी है? टॉप्स। टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ऑनियन, पी फॉर पोटैटो। तो टमाटर, आलू और प्याज के लिए। तो ये पूछ सकते हैं कि बाजार हस्तक्षेप योजना निम्नलिखित में से कौन सी फसलों के लिए? तो कौन सी फसलों के लिए है? टमाटर प्याज आलू। ये तो तुम लोग किचन में रोज ही देखते हो। तो बाजार हस्तक्षेप और अन्नदाता आय संरक्षण अभियान तो याद रख लोगे। यस मैम। हाँ, तो जब जब देखो टमाटर प्याज आलू, और तो समझ में आना ना कि यही है। फिर आ जाओ, यही इतना ही याद करना है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में। ज्यादा इसमें हमें क्या नहीं करना, घुसना नहीं है। फिर देखो CACP। ये CACP के बारे में जो लिखा हुआ है ना नीचे, इसको मैं एक बार छुड़वा रही हूँ क्योंकि ये अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। अब आ जाओ प्रमुख योजनाओं पर।
प्रमुख योजनाओं पर सर प्लीज प्रमुख योजनाओं वाला पेज दिखा दो अभी आप। अब देखो जो जो प्रमुख योजनाएं पोर्टल पर दे रखी है मैं आपको वो सारी करवाऊंगी और एकदम वैसे कराऊंगी कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अब देखो उसके बाद अगर जाए ना तो छोड़ के आ जाना, वो ना तो मुझे आता होगा ना आपको आता होगा, वो एग्जामिनर को आता होगा सिर्फ। अब देखो पीएम किसान सम्मान निधि योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना, मेंस में भी पूछी थी इन्होंने। इसको शॉर्ट में कहा जाता है पीएम किसान। देखो किसान सम्मान निधि, निधि माने होता है पैसा। देखो एक बात बताओ, किसान अगर 60 साल के बाद कह दे कि अब मेरे से खेती नहीं होगी तो उसको सरकार पेंशन देती थी क्या पहले? वो पेंशन की आस रख सकता है क्या? बिल्कुल ही नहीं रख सकता। उसको तो 60 साल बाद भी खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। तो जब ये सरकार जीत कर आई तो इसने कहा कि यार किसान कितना ज्यादा काम करता है, सब लोगों का पेट भरता है, तो उसके सम्मान के लिए भी, उसके पेंशन के लिए भी एक स्कीम शुरू की जाए। तो ये एग्जैक्ट डाटा वहीं पे लिखा हुआ है सरकार की वेबसाइट पर ही। 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च हुई थी। सीएसएस का मतलब है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है 100%। मतलब किसी भी स्टेट का इसमें कोई पंचायती नहीं है, पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। गोरखपुर से पीएम ने लॉन्च की थी। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। तो पहले फैक्ट क्लियर हो गए। अब इसमें क्या कहा गया है कि सभी, देखो यहाँ पे सभी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अगर स्टेटमेंट में कुछ और केवल आ जाएगा तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो गया। सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में। अब देखो जितने भी भूमि धारक किसान हैं उन किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में। कितनी समान किस्तों में? 3। वो 3 समान किस्तें कितनी होगी? 2-2 हजार रुपए की होगी प्रति वर्ष। हर साल कितने महीनों से? 4-4 महीनों से। कितनी राशि मिलेगी? 6,000 रुपए। 2-2 हजार करके 3 किस्तों में क्या मिलेंगे? 6,000 रुपए। और ये कैसे आएंगे? कि डीबीटी के माध्यम से आएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब खाते में पैसा आएगा। और इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसका नाम क्या है? पीएम किसान पोर्टल। अब ये किसान परिवार के लिए है, तो इसमें किसान परिवार में क्या क्या शामिल है? तो किसान परिवार में शामिल है पति, पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे, मतलब 18 वर्ष से नीचे वाले। अब योजना में कौन से लोग पात्र नहीं होंगे? सभी, देखो बीच में क्या शब्द ऐड हुआ है? संस्थागत भूमि धारक। तो अगर ऐसा लिख दे कि सभी संस्थागत भूमि धारक किसान परिवारों को 3 समान किस्तों में 2,000 रुपए मिलेंगे और कुल 6,000 रुपए की आय सहायता होगी, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा? गलत होगा। फिर देखो दूसरा लिखा हुआ है कि यदि किसान परिवार निम्न श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित है। हालांकि मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर कोई मंत्री के परिवार से है, क्या मंत्री के परिवार से है कोई किसान, तो क्या उसको किसान सम्मान निधि योजना मिलनी चाहिए? नहीं। हाँ। अगर कोई नगर निगम में मेयर है उसके परिवार को मिलनी चाहिए? नहीं। अगर कोई सरपंच है उसके परिवार को मिलनी चाहिए? कोई विधायक है उसके परिवार को मिलनी चाहिए? ये तो वैसे हमारा खूब पैसा खाते हैं। अरे हाँ। 10,000 पेंशन भोगी है, अगर किसी को 10,000 रुपए पेंशन मिल रहा है उसको भी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, मैंने बस बेसिकली 2 लिखे हैं। अभी लेटेस्ट 24 फरवरी 2025 को इसकी कौन सी किस्त जारी की है मोदी जी ने? 19वीं। ये भी पूछ सकते हैं। तो किसान सम्मान निधि में कुछ नहीं करना, किसान को पैसा देना है हाथ में। और ये पैसा कितनी समान किस्तों में देना है बताओ? 3 समान किस्तों में। 3 समान किस्तों में ये पैसा हर साल कितने महीनों से दिया जाएगा? 4 महीने से। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है? 12। 6,000 रुपए जाएंगे। ये परिवार में कौन कौन शामिल होगा बताओ? पत्नी नाबालिग बच्चे। और ये सभी संस्थागत भूमि धारक है या सभी भूमि धारक किसान परिवार है? सभी भूमि धारक किसान। हाँ। और ये पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सही है। सही है। कहाँ से लॉन्च की थी उन्होंने? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। अब कब से लॉन्च की थी? 24 फरवरी 2019। और अभी 24 फरवरी 2025 को उन्होंने कौन सी किस्त जारी की है इसकी? 19वीं। ये भी पीआईबी पे लिखा हुआ था। तो अब किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ नहीं करोगे? मैम संस्थागत भूमि धारक क्या होते हैं? संस्था के जो बड़े जमींदार लोग होते हैं ना, संस्था के पास संस्थागत भूमि धारक वो होते हैं जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा मात्रा में है।
पीएम किसान मानधन योजना। अब देखो पीएम किसान मानधन योजना, अब देखो किसान जो है ना, वो अगर बूढ़ा हो जाए तो उसको पेंशन देने की शुरुआत करेंगे किसान मानधन योजना से। तो देखो मैंने पहले ही लिख दिया है, ये क्या है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। दूसरा शब्द देखो इसमें याद रखना, ये स्वैच्छिक है, इच्छा से ले सकता है, सरकार थोपेगी नहीं, आपकी इच्छा पर है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। समझ में आया? यस मैम। अगर इसको ये लिख दे कि ये अनिवार्य है, ये पेंशन स्कीम अनिवार्य है, अगर स्टेटमेंट में अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर देखो अंशदायी पेंशन स्कीम है, ये शब्द भी याद रखना है, मतलब कुछ हिस्सा सरकार देगी, कुछ हिस्सा बीमा कंपनी देंगी और कुछ हिस्सा व्यक्ति खुद देगा। तो कैसी है, अंशदायी। देखो थोड़ी मैं मेहनत करूं, थोड़ी आप मेहनत करो, तो हम दोनों अपना अपना मेहनत करेंगे, तो फाइनली जिस गोल पे हमें पहुंचना है वहां तक हम क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो अंशदायी पेंशन स्कीम है। तो पहले ये 3 चीज क्लियर होनी चाहिए, 3 शब्द जो फेर किए जा सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, स्वैच्छिक, आवाज नहीं आ रही, आ रही है मैम। आ रही है। बीच में हाँ आ रही है, वो प्रियंका को की प्रॉब्लम हुई होगी। फिर देखो इसको कब शुरू किया उन्होंने, तो 12 सितंबर 2019 को। और इसमें सारे कौन से किसान शामिल है, छोटे और सीमांत। कौन से किसान शामिल है, छोटे और सीमांत। सीमांत। और छोटे और सीमांत किसानों के पास भूमि कितनी होती है, 2 हेक्टेयर। कितनी भूमि होती है उनके पास, 2 हेक्टेयर। उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम है ये। तो देखो सभी छोटे एवं सीमांत किसान जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखते हैं, अगस्त 2019 में, 1 अगस्त 2019 से सभी छोटे सीमांत किसान जो 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखते हैं और 18 से 40 वर्ष की आयु के, आयु भी बता दी कितनी आयु के होने चाहिए, 18 से 40 वर्ष की आयु। और जब तक 60 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक 55 से 200 रुपए प्रति माह के बीच योगदान देंगे। मतलब सिंपल क्या कॉन्सेप्ट है कि जो भी छोटा और सीमांत किसान है 1 अगस्त 2019 से 2 हेक्टेयर की उसके पास भूमि दर्ज है और वो 18 से 40 साल की उम्र का है, तो वो पहले अपनी तरफ से 55 से 200 रुपए प्रीमियम भरेगा। और कब तक भरेगा, 60 साल 60 वर्ष की आयु तक। तक। जब 60 साल की आयु तक वो ये प्रीमियम भरेगा, तब उससे 60 साल के बाद पेंशन मिलना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद उसे 3,000 रुपए मासिक पेंशन क्या होगा, मिलेगी। यानी कि जब वो 18 से लेकर 60 साल का होएगा, 18 से 60 साल के बीच वो 55 से 200 रुपए देगा, तब 60 वर्ष के बाद उसे हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी, 3,000 रुपए। इसमें बीमा कंपनी कौन सी है, तो LIC है। कौन सी है, हाँ। अब देखो LIC। 6 अगस्त, हाँ LIC इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, सुना है ना नाम, ऐड भी बहुत देखा होगा। हाँ देखो मैं एक बात बताऊं, तुमको ना बुद्धूराम नहीं बनना है। बुद्धूराम समझते हो क्या होता है, जो एकदम गंदी तरीके से पढ़ाई करता है। गंदी तरीके से पढ़ाई करने का मतलब लाइब्रेरी में बैठ गया हूँ, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ तो भी मैं ये गौर ही नहीं कर रहा हूँ कि ऐड में भारतीय जीवन बीमा निगम भी लग रहा है। इंजॉय करना है, इंजॉय करते हुए पढ़ने का मतलब कि हाँ आप पढ़ रहे हो अच्छे से, लेकिन बाहर भी ध्यान रख रहे हो। हाँ थोड़ा देख लो मौसम बदल रहा है, थोड़ा देख लो कि अच्छा टीवी में ऐड आ रहा है, अरे अरे भारतीय जीवन बीमा निगम किसान मान धन योजना। और ऐसे ही लोग जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि दिमाग जागृत अवस्था में। आप लोगों को इतना जोश भर दिया जाता है कि बस डूब जाओ पढ़ाई में। नहीं भाई, तैरना है, डूबना नहीं है। जो तैरेगा वो किनारे तक पहुंचेगा, डूबने वाला तो नीचे तल में चला जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि डूबो मत, तैरो, तैरोगे तो किनारे तक पहुंचोगे। तो 6 अगस्त 2024 तक 23 लाख कुल किसान इससे जुड़ गए हैं। तो ये भी पूछते हैं कि कुल कितने किसान जुड़ गए इससे, 23 लाख। 23 लाख। मैक्सिमम कहाँ से जुड़े हैं, तो बताओ सबसे गरीब किसान है कहाँ पे, बिहार, मैक्सिमम 3 लाख वहीं जुड़े हैं। और सेकंड नंबर पे कहाँ जुड़े हैं, झारखंड। तो यहाँ तक आज सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। कोई तकलीफ है सेकंड पार्ट में, कल थर्ड पार्ट और आएगा जिसमें केंद्रीय बजट आएगा। सेंटर का जितना भी बजट रिलेटेड है कृषि से, जितना करंट अफेयर्स है और जितनी योजनाएं थोड़ी सी 2-4 बाकी रह गई है वो भी आएगी। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप इसका रिवीजन लगाओगे और फिर मैं आपको MCQ बना के दूंगी, उसको आप खुद सॉल्व करोगे, फिर आंसर की से मैच करोगे एक और मिनट फिर में मुझे बताओगे कि क्या हुआ या क्या नहीं। हाँ अब आवाज आ रही है, एक मिनट रुकना है ना। हाँ अभी मैंने कुछ ग्रुप पे अपलोड किया है, ठीक है ना, एक बार आप ग्रुप खोलो सर्वानंद वाला, कौन सा, एक मिनट, जिस टेलीग्राम पे आपको ऐड कर रखा है।
अभी क्या हुआ, 3 जुलाई को पीटीआई का पेपर हुआ था, उसमें आपका सेम इंडियन इकोनॉमी का करंट का सारा सेम है, मतलब इसी लोकेशन से इसी सेम टाइप में या यही पैटर्न आपके आने वाला है, डिट्टो एकदम, मतलब कॉपी पेस्ट ही होगा, बस वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वहां पर। समझ गए बात? अब जो अपन ये सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, आपके पास सिलेबस होगा डाउनलोड ओरिजिनल फॉर्मेट में, सबके पास है ना? यस सर। सिलेबस है या नहीं है? सिलेबस आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल फॉर्मेट में, जो सबसे पहले अपलोड किया था ग्रुप पर स्टार्ट हुआ तब, वो सिलेबस आप पास में रखो। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है ना इंडियन इकोनॉमी वाला, देखो ये लिख रखा है इसमें इन्होंने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेंड्स एंड कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। इस सेक्शन से लगभग 4 या 5 है, लेकिन 4 क्वेश्चन पूछने के चांस है, 4 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे पूछेगा, तो एग्रीकल्चर के आगे लगा लो एक क्वेश्चन पूछेगा इंडस्ट्री से, एक एक क्वेश्चन पूछेगा सर्विस से, 3, और एक पूछेगा ट्रेड से। टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है? और 99% संभावना है कि जो क्वेश्चन एग्रीकल्चर का पूछेगा वो योजना पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे। किस पर पूछेगा? योजना पर। समझ में आ गई बात? तो उस एक क्वेश्चन के आगे लिख लो योजना, लिख लिया। उस योजना के बाद, उस योजना के आगे आप ये लिख लो कि एक इंडेक्स बनाएंगे जो आपको कल बता देगी मैम कि ये योजना आपको बार बार रिवीजन में लानी है। जैसे मान लो इन्होंने ये स्कीम आई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो ये स्कीम वो एक इंडेक्स बना देंगे कि यही स्कीम 10 स्कीम है, इनका बार बार रिवीजन करो, इनके जो फैक्ट्स हैं उनका रिवीजन करो। अब इसको प्रैक्टिकल में आप कैसे देखोगे? इसमें मैंने देखो फर्स्ट इमेज डाल रखी है, ई नाम स्कीम पूछ रखी है। हाँ मैं कल पढ़ाऊंगी माइक ई म्यूट नाम, रखो। ई नाम कल पढ़ाऊंगी मैं। सुनो एक मिनट। जो पहला क्वेश्चन डाला मैंने 95 क्वेश्चन डाला, देखो दिख गया क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है 95, सेम डिट्टो क्वेश्चन। अब 95 लोकेशन पर आएगा, वो क्या आएगा? वो पैटर्न के हिसाब से आ जाएगा, एबीसीडी जो आपका वो आता है। सेम योजना का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यही ऑप्शन बना के देगा इसी टाइप में, ए बी सी दे देगा, फिर वो ए या बी सही है, ए या सी सही है, या सभी सही है, ऐसे आपको उलझाएगा वो, है ना? और ज्यादा टफ ट्यूशन नहीं देगा कभी भी। सिलेबस अगर खुला सिलेबस दिया हुआ था ना, जैसे मान लो स्पेसिफिक सिलेबस होता कि हम योजना पूछेंगे, हम कुछ ऐसा पूछेंगे, या जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक 3 योजना का नाम लिख देता, जैसा कि आपके राजस्थान वाले सिलेबस में चीजें लिख रखी है, अगर ऐसा वो सिलेबस खुद खोल करके देता तो क्वेश्चन बनता टफ। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? जैसे मान लो राजस्थान में क्वेश्चन आपको लिख दिया आहड़ बैराट, ऐसे भी लिख दिया, इसका मतलब वहां पर आपको टफ क्वेश्चन पूछेगा वो, क्योंकि उसने खुद ने चला के बोला है कि भाई मैं यही पूछूंगा, इससे ना आगे पूछूंगा ना पीछे पूछूंगा। समझ गए बात आप? तो इसमें क्या है, इन्होंने सिलेबस को खोल करके नहीं दिया है, केवल इतना ही लिखा है भारत में कृषि वृद्धि और विकास। तो खुला क्वेश्चन, जब सिलेबस खुला लिखा हुआ आता है तब क्वेश्चन टफ नहीं पूछता है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करवाता है वो। अब आप देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, इसमें केवल इन्होंने कोई फैक्ट नहीं जानना चाह रहा है आपसे, बस आपसे एक बेसिक जानकारी लेना चाह रहा है। देखो एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है, नवचारित कृषिगत तकनीक को अपनाना, कीमत खोज तंत्र को विकसित करना, कृषकों की आय में सहायता देना। कितना सिंपल वर्ड लिखे हुए हैं। अगर आपने ये कॉमन सेंस यहाँ डेवलप नहीं किया तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसमें आपको नॉलेज भी नहीं है ना, तो भी आप क्वेश्चन इसको गेस करके भी कर सकते हो। समझ गए बात आप? ऐसा ही क्वेश्चन डिट्टो आपसे पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा फैक्ट में नहीं उलझेगा। समझ गए मेरी बात? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरी मैंने जो इमेज डाली है उसमें देखो, मैंने नीचे लिखा है 98 क्वेश्चन, 99 100 98 लिखा है, वो उद्योग से क्वेश्चन पूछा है। वापस वही बात आ गई, उद्योग बहुत बहुत ज्यादा उद्योग है। अब ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया ई नाम पर, क्यों क्वेश्चन ये वस्त्र पे पूछा गया? इसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जो आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, जहां से मैम ने ये पीडीएफ बनाई है, वो बहुत लेंथी है, लेकिन वहां से छांट करके जो आपके सिलेबस से मैच होता है, वो क्वेश्चन वही चीज इसमें आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखो वापस आप अगेन इसको देखो, अब ये वस्त्र और ये परिधान वाला है ना, अगर ये आपको टफ लगे वहां पर, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा उलझा रखा है, इसमें अगर
एक दो डेटा से अगर आपका क्लू निकल रहा है याद, मतलब सीधा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो करो, वरना वो क्वेश्चन छोड़ने में ज्यादा, मतलब अपन को छोड़ना पड़ेगा वो क्वेश्चन। समझ गए बात? क्योंकि इतने डेटा याद नहीं रहते हैं, चाहे किसी का कितना ही इकोनॉमी अच्छा हो, क्योंकि उनकी इच्छा है कि ये क्वेश्चन आपसे गलत करवाना है। तो इसमें इन्होंने फैक्ट ही फैक्ट डाल दिए, देखो बी में भी फैक्ट डाले, तो सी में भी एक फैक्ट डाल दिया, और ए में भी फैक्ट डाल दिया है, छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। अगर किसी को ये क्लू थोड़ा बहुत ही पता है भाई, तब तो वो सोल्व कर सकता है। बाकी ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो फिर वो छोड़ने में ही भलाई है, ठीक है ना? या तो क्या होगा, हम हम उसी टाइप से करना चाह रहे हैं ताकि वो क्वेश्चन हिट हो जाए। पूरा चांस रहेगा कि ये चारों क्वेश्चन जो बताए हैं इंडियन इकोनॉमी, चार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, चारों के चारों क्वेश्चन हिट हो जाए। लेकिन फिर भी नहीं होते, दो तो लेने की कोशिश करेंगे अपन पूरा, ठीक है ना? लेकिन दो नहीं, दो अगर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो उसको छोड़ना फिर उस क्वेश्चन को। अब देखो 99 नंबर क्वेश्चन है, वो सेवा क्षेत्र से पूछा है। सेवा क्षेत्र आपके डायरेक्ट सिलेबस में लगता है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है वित्तीय वर्ष 23 में सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन ये डायरेक्ट इको सर्वे में लिखा हुआ है, वहां से उन्होंने लाइन उठाई है। और ये जब आपको ये सेवा क्षेत्र पढ़ाएंगे तब ये लाइन अपने आप ही आ जाती है ना? ये क्वेश्चन सही हो सकता है। देखो इस बंदे ने भी सही नहीं किया होगा घोड़ा लगा रखा है, क्योंकि ये उसने मतलब वो इसको पढ़ा तैयार नहीं करके है। नहीं किया होगा। लेकिन ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा है, कृषि की वृद्धि, सेवा क्षेत्र में वृद्धि। सेवा क्षेत्र में वृद्धि का एक ही क्वेश्चन पूछता है, जीएस वीए जो लेकर का है ना, ये यही क्वेश्चन पूछने लायक है, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्योंकि बाकी कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं सेवा में, कोई इतनी योजना नहीं होती जितनी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में होती है, ठीक है? 100 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछना लाजमी था, वो लिखा हुआ है। और ऊर्जा जहां लिखा हुआ है वहां पर नवीकरणीय ऊर्जा पे ही क्वेश्चन पूछता है, उसमें भी ज्यादा चांस रहता है कि सोलर पे वो क्वेश्चन पूछे। तो इन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा पे क्या पूछेगा, वो जैसे ही वो सेक्शन आएगा एनर्जी वाला तब बता देंगे। फिर देखो 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन की क्या पूछा है, व्यापार पे पूछा है। समझ गए? जो आपकी डायरेक्ट लिखा हुआ है, चार चार बार लिखा हुआ है, ट्रेड, शायद क्या क्या वर्ड लिख रखा है, जो भी है एक मिनट में बोल के बता देता हूँ। ये भारत में इतने विदेशी व्यापार। नहीं, देखो इन्होंने लिखा है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, बाद में आगे और लिख रखा है कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, ठीक है ना? ये करके लिख दिया। तो इन्होंने ये क्वेश्चन कहाँ से बनाए हैं, अगेन इको सर्वे से क्वेश्चन बनाए हैं। मतलब पूरा नहीं पढ़ना है, जो इको सर्वे में आपके सिलेबस में जो चीज मैच होती है वो क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक? ये मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में एक इमेज बनना जरूरी है कि हम ये डेटा कहाँ से ला रहे हैं, कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर होगा, कितने क्वेश्चन पूछेगा, कैसे हैंडल करना है, ये भी सब आना चाहिए, वरना उसका कोई औचित्य नहीं है भाई अपन ने ज्यादा नॉलेज करने का, ठीक है? उसके बाद देखो इन्होंने एक आपको माइंड सेट दिमाग में रखना है कि लगातार क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे। लगातार का मतलब समझना, इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज आएंगे, एक साथ चारों क्वेश्चन आएंगे। देखो आप देखो क्वेश्चन नंबर देखो, इन्होंने बोला 98, नहीं 95 क्वेश्चन, फिर 96, नहीं सॉरी 98, 99 और फिर 100, फिर देखो डायरेक्ट एक क्यों है, उसका उल्टा करोगे ना, जैसे 100 को एक, दो नंबर जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का है, लेकिन उसको उल्टा जोड़ोगे ना आप, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे, जैसे मान लो 100 है यहाँ, ये 99 है, ये 98 है। अब ये सीरीज 1 2 3, तो ये गुच्छा बनाया है इन्होंने। समझ गए बात आप? समझ पा रहे हो ना? ये 2 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो वो हिस्ट्री का है, ऐसे तो ऐसे है ना, चार चार क्वेश्चन एक साथ आएंगे, मतलब थोड़ा सा आसपास में ही आएंगे, 95 96 97 ऐसे। समझ गए बात? तो आप समझ जाना कि भाई इकोनॉमी आ गई है, इंडिया वाली इकोनॉमी आ गई, उस हिसाब से क्वेश्चन हैंडल करने की सोचनी है कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। समझ पा रहे हो बात? क्योंकि आपको आपका माइंडसेट तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेरे को इंडियन इकोनॉमी की मेरी कितनी तैयारी है। एग्रीकल्चर में मेरी मजबूत तैयारी है, उद्योग वाले में थोड़ी कम है, सेवा वाले में कैसी, व्यापार में कैसी है। चार ही क्वेश्चन पूछेगा, चारों का मतलब माइंडसेट। फिर देखो उसके बाद में ये मतलब व्यापार वाला क्वेश्चन हो गया, जो भी खुला क्वेश्चन पूछा है यहाँ केवल अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है आपकी, आप पढ़ लेना चाहिए, बाद में पढ़ लेना, कल डिस्कस कर लेंगे। जो पहला क्वेश्चन है व्यापार लिखा हुआ है नीचे, उसमें केवल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है वो। मतलब ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए यहाँ पर, ये छोड़ना भी नहीं है। कभी भी डेटा नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो क्वेश्चन इजी है।
मेरी बात समझ रहे हो आप? कि जो क्वेश्चन में डेटा नहीं है ना, इसका मतलब वो क्वेश्चन इजी है, वो केवल अंडरस्टैंडिंग से सही होगा, उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। फिर देखो भारत के वन, ये वन से क्वेश्चन पूछा है, जो पूछना लाजमी था, यहाँ से ये क्वेश्चन सही हो सकता है ना। फिर देखो डाउनलोड नहीं हो अब रहा। है अब राजस्थान करंट के 10 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। कितने क्वेश्चन पूछे? 10। सेम डिट्टो आपके भी 10 क्वेश्चन पूछेगा, सेम इसी पैटर्न पे पूछेगा, सेम लोकेशन होगी। लोकेशन कैसे देखो, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85। अब देखो 85 को खाया है बीच में, उसका लॉजिक बताऊंगा। 86, 87, ये सारे कितने क्वेश्चन हो गए? 10। मतलब आपका माइंड मॉडल पेपर जो आपका, मतलब ये मॉडल पेपर वो वाला नहीं है, कोचिंग वाला मॉडल पेपर नहीं लगाना है कभी। ये मॉडल पेपर है आपके लिए, ये आपके लिए प्री बोर्ड है एक तरह से, जो आपके एग्जाम से पहले हो गया है एक तरह से। इसी को ही प्रिंट निकलवाओ, सामने रखो, इसी सीक्वेंस में इसी टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो लास्ट लास्ट की इमेज देखो, क्वेश्चन पूछे दो, सर 86 और डाउनलोडिंग 87, वो देख लो, नेट इश्यू होगा। 86 और 87 नंबर क्वेश्चन आपके भी स्पोर्ट्स पर ही पूछेगा। क्या पूछेगा? स्पोर्ट्स पे पूछेगा। स्पोर्ट्स कौन सा वाला पूछेगा? टफ स्पोर्ट्स पूछेगा। टफ क्यों पूछेगा, उसका लॉजिक बताता हूँ। फर्स्ट ग्रेड का पेपर बहुत सारे हो गए बीच बीच में, मतलब इतने सारे पेपर हो गए ना, उसकी वजह से क्या हुआ, जो इजी इजी जो था ना, ये अभी 6 महीने का इजी वाला स्पोर्ट्स वो पूछ लिया। तो उत्तराखंड में क्या हुआ, कौन से वो गेम जीते, है ना सब। जब पेपर फ्रेश होता है ना, तब मतलब का मतलब हो गया कि जैसे कोई कोई बड़ी घटना हुई, बड़ी घटना जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे पद्मश्री अवार्ड मिला, तो पहला क्वेश्चन इजी ऐसे पूछेगा कितने लोगों को मिला। दूसरी बार क्या क्वेश्चन पूछेगा, किसको मिला। तीसरी बार क्या पूछेगा, उसका संबंध किससे है। चौथी बार क्या पूछेगा, वो कहाँ से है। फिर स्टेटमेंट बनाएगा। समझ गई बात? ऐसे ही इसमें स्पोर्ट्स में देखो आप, ऊपर पडोली को लिखा हुआ है फरवरी 2025 में आयोजित सीए चैलेंजर कप। अब ये सीए चैलेंजर कप किसी ने को भी नहीं पता होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये किसी को भी नहीं पता होगा। नीचे देखो क्या लिखा, थाईलैंड में आयोजित एएफसी, मतलब वो स्पोर्ट्स में क्वेश्चन टफ पूछेगा। अगर आपको वहां पर नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर टफ पूछ लिया इसका मतलब वो आपसे गलत करवाना चाह रहा है, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको पूरी क्लियरिटी नहीं पता हो, उसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है तो। समझ गए बात? तो अगर अब आप करंट पढ़ो ना, राजस्थान का करंट पढ़ो, कोई ज्यादा नहीं होता है करंट राजस्थान में, है ना। क्रोनो में पढ़ लो या कहीं पर भी, जब वहाँ जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से, उसमें आपको इस हिसाब से ही पढ़ना है कि ये मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो बिल्कुल टफ होंगे, किसी को भी नहीं आएंगे। अगर वो क्वेश्चन किसी ने उठा लिए तो वो रेस में थोड़ा आगे हो जाएगा। ये है ना। फिर देखो 85 क्वेश्चन क्या पूछा, इजी क्वेश्चन है। 83 क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन था। अब देखो 2 क्वेश्चन आपको बजट से पूछेगा, 10 में से 2 क्वेश्चन टफ पूछेगा, 2 बजट से पूछेगा, 2 स्पोर्ट्स के पूछेगा, और एक अवार्ड का देखो, ये पद्मश्री वाला है, दिख गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, संबंध पूछा है कि ये किसका संबंध है, कौन से क्षेत्र से। अगली बार क्या पूछेगा, बताऊं मैं आपको। अगली बार ऐसे पूछेगा, पर्टिकुलर बेगम जो है ना, बैतूल है, इसके बारे में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएंगे। ये कहाँ से है, इसका संबंध किससे है, इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की। इन तीनों को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ गए बात? अगली बार इजी नहीं पूछेगा, पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी पर पूछेगा आपको। फिर देखो 81 क्वेश्चन है। 81 और 80 में एक बहुत बड़ी बात है, जो आरपीसी मतलब हर गेम, हर पेपर में गेम खेल रही है। पहला 3 क्वेश्चन ऐसे पक्का आएंगे जो वहां पर पहला वर्ड लिखा हुआ आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक। 81 क्वेश्चन पढ़ो, राजस्थान के सरकारी क्षेत्र का पहला रोबोटिक टेक्निक। अब कहीं पर भी पहली घटना हो रही है ना, वो क्वेश्चन 99.99 चांस है कि वो आएगा एग्जाम। जैसे कल बता रहे थे मैम, वो बाग का बना है ना, संग्रहालय बना है अलवर में, तो वो क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा वो। समझ गए बात? तो जहां पर भी पहली चीज आ जाती है ना पिछले 6 महीने में, उसको अलर्ट मोड पे रखो, उसको अलग पेज में लिख लो, वो क्वेश्चन कंफर्म है, बस आपको टिक लगा के आना है। समझ गए बात? यस सर। पूछे ना इन्होंने, ये सेनानी सम्मान विधेयक 2024 स्वतंत्र नंबर क्वेश्चन पूछा है, ये सुजत से पूछा है इन्होंने ना। तो
और बाकी ये क्वेश्चन देखो, ये बजट का आगे आगे, मतलब 2 क्वेश्चन बजट के, 2 स्पोर्ट्स के, 2 क्वेश्चन टफ आएंगे, 2 क्वेश्चन पहला पहला वर्ड लिखा हुआ आएगा, ये सेम आएगा, देख लेना आपसे एग्जाम जब हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि अब मेरे को क्या करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये आपके मन में पहले तस्वीर क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे डेली की भाई हाँ मैं मतलब सही डायरेक्शन में तैयारी कर रही हूँ। बस ये है। ठीक है, फिर मैम आप आगे कंटिन्यू करो। हाँ, और हम जो करंट अफेयर्स भी आपको देंगे ना, जो सर बनाएंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगी, वो भी इसी पैटर्न पे देंगे इस बार, ताकि आपको वहां तकलीफ नहीं हो। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा टफ आ जाए तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाना। और जितना भी इकोनॉमिक्स, जो भी 4 टॉपिक है ना इकोनॉमी के। हाँ, एक मिनट, किसी को डाउट है कोई? मेरी वाली हम जो बातों से किसी को करना डाउट है तो जो बता दे आप मेरे को। लोग दे रहे हो वो इनफ है ना, कहीं और से नहीं पढ़ेंगे? अरे नहीं मेरी भाई, बात कहीं सुनो। और से नहीं पढ़ना, कहीं भी और से नहीं हाँ पढ़ना, हाँ, बस नहीं, बस वो आप अपने फाइनल है। लेवल पे जैसे देख लो, कोई इमेज दिख रही है तो उसमें आपको आंख थोड़ी बंद करनी है, देखते रहो उसको, मतलब कोई करंट देखो। राजस्थान, मैं एक बात बताता हूँ, इंडिया इसमें और पता नहीं इंटरनेशनल चलता करंट कि टफ कौन होता सी है, राजस्थान इम्पोर्टेंट का है कौन करंट सी नहीं मतलब, है। मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात। इसमें है ना, देखो राजस्थान का करंट है ना बहुत टफ नहीं होता है, मतलब आप 2 दिन में 6 महीने का करंट पढ़ सकते हो, इतना इजी होता है, क्योंकि अपन सारे जिलों के नाम पता होते हैं, सारी लोकेशन अपन को पता होती है, सबके नाम, मंत्रियों के नाम सुने हुए होते हैं, अपने लोकल एरिया के लोग होते हैं। इंडिया इंटरनेशनल में क्या अजीब अजीब नाम आते हैं, विदेशी नाम आएंगे, फॉरेनर के नाम आएंगे, तो वहाँ क्या होता है ना, मतलब याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है। राजस्थान का करंट बिल्कुल आसान होता है, मतलब लगभग चीजें आपकी ऑलरेडी पहले सुनी हुई होती है, बस उनको सांचे में सेट करना होता है। समझ गए बात? तो आप मतलब उसका इतना लोड मत लो, इमेज, जो भी इमेज फॉर्मेट में अखबार में कोई चीज आती है उसको आप देखो, और जो हमारे वाला है उसको सीरियस लो, दोनों चीज करनी है, लेकिन इसको सीरियस लेना है, बाकी देखते तो सभी रहना न्यूज को, ताकि वो क्वेश्चन देखो सही अभी हो वो जाए। उसकी डिमांड भी ऐसी है। अभी उन्होंने आरएस में सनी सेबेस्टियन पूछा ट्विटर पर। अब अशोक गहलोत ने सनी सेबेस्टियन की बुक लॉन्च की थी, अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो उसको पता तो है ही ना कि स्टूडेंट ट्विटर चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम से जो कटिंग से क्वेश्चन बन सकता है वो हम दे रहे हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, और इधर आपको हम पूरा न्यूज़पेपर सब जगह सूजस एनालाइज करके दे रहे हैं, और फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चन बना के भी बताएंगे कि देखो यहाँ ये बन सकता है। उसके बाद अगर नहीं आए ना, इसमें से भी अगर नहीं आए ना, तो फिर कहीं से किसी से भी नहीं होएगा वो। हम ये बात हम से दोनों साथ कह सकते हैं आपको, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ये है। ठीक है, तो अब ठीक है, हाँ आज धन्यवाद। इतना और ही, है ना, कल और कृषि ज्यादा टेंशन कंप्लीट नहीं होगी लेनी। देखो अपनी। इसमें एक चीज बताता हूँ, ज्यादा हाँ, मतलब है ना, देखो आपको मतलब घबराना है नहीं है, ना, माहौल हाँ है ना मतलब बाहर माइंड, वो ऐसा ही है। बाकी जैसे लोग जुड़े हुए हैं ना, हम सब लोग जुड़े हुए हैं एकदम, पूरा आपको मतलब इस चीज पे विश्वास रखना है कि भाई हाँ ये सब चीज सही है, अगर इकोनॉमिक कोई सर्वे गलत से चीज। क्वेश्चन बना रहा है ना, तो मैं सारा चीज मैटर आपको इकोनॉमिक सर्वे से ही दे रही हूँ। ये जितनी चीजें लिखी है मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिख के दी है ना। अब मैं ई नाम कल पढ़ाऊंगी और यही सेम चीज पढ़ाऊंगी, तब आपको ये क्वेश्चन फिर से देखना है। उद्योग भी मैं वहीं से बना के दूंगी। मतलब अभी आप, मेरी कंडीशन ये है कि मैं सोई 2-3 घंटे रही हूँ, दोनों तरफ मैं बराबर काम कर रही हूँ, ये मेंटरशिप का भी कर रही हूँ, उधर भी कर रही हूँ। तो जो चीज हम बना के दे रहे हैं ना, वो प्रेजेंट जो कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। और देखो कुछ क्वेश्चन तो इजी आएंगे ही, वो गलत नहीं करके आने, और ये क्वेश्चन हिट करके आने हैं, ताकि आप सिलेक्शन की लाइन में आगे चले जाओ। यही करना है इस बार, और जो नहीं आए ना उसको छोड़ के आना है। ठीक है, समझ में आया बात? छोड़ने वाली क्वेश्चन टेक्निक है ना, वो चीज वो भी ठीक नहीं है सिखा धीरे धीरे। देंगे, ठीक है वो ना? भी सिखा देंगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आना है, ठीक है कौन सा मैम। लेना है, कहाँ पे 50% गैस करना है, वो भी सिखाएंगे। अब एक कम से कम आपको एक फॉर्मेट की तो आदत पड़ी है ना, कि हम इस फॉर्मेट को देख रहे हैं। आप हमेशा कभी फॉर्मेट में क्वेश्चन को देखते ही नहीं हो, अब आप फॉर्मेट में क्वेश्चन को देख रहे हो, और यही सेम फॉन्ट साइज देख रहे हो, तो डर कम लगने लगेगा। डर कम करने का तरीका यही है कि ये सेम फॉन्ट साइज देखो। अब ये बताओ, आप लोगों ने एक जनसंपर्क पेपर वाला सॉल्व कर लिया, पूरा अच्छे से देख लिया उसको, जो एक पेपर और जनसंपर्क वाला अपलोड कर लॉन्च दिया किया आज। था, और आज एक 23 जून वाला फर्स्ट ग्रेड वाला और दे दिया। तो ऐसा नहीं हो कि आप चढ़ा लो उन पेपर्स को, और जिस दिन मैं पूछने लगूं उस दिन कहो कि नहीं मैडम हमको तो याद नहीं है। ये बताओ, पहले कर और लिया ये ना? मॉडल पेपर ही है, टेस्ट सीरीज ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं लगानी है, ये मॉडल पेपर ही है, ये मॉडल क्यूआईक्यू पेपर ही लगाना मॉडल है सबसे पेपर है। ज्यादा, क्योंकि ये प्रेजेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग है, और वो मॉड भी की हुई है, मतलब मॉडिफाइड भी की हुई है। समझ में आई? क्योंकि कल 2 पेपर और आएंगे ठीक है आपके मैम, हाँ। पास, इसलिए। ठीक है फिर,
कोई दिक्कत नहीं? जाए अब? ठीक है, बाय। अच्छे से तैयारी करना और इस बार डरना